देखो ये आर्टिकल द हिंदू का है, कल का आर्टिकल है, जिसका हेडिंग है क्राइसिस ऑफ राइजिंग ग्लोबल फूड प्राइसेस। मतलब कि फूड प्राइसेस का जो दाम है, मतलब फूड का जो प्राइसेस है ग्लोबली काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसी पे आर्टिकल लिखा हुआ है। जीएस पेपर 3 में इसको आप कोट कर सकते हो। राइटर ये बताते हैं कि देखो, ये यदि ईयर टू ईयर कोई कंट्री अपने फूड का प्राइसेस बढ़ाती है ना, तो उसको तो टैकल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि पिछले साल वेजिटेबल ऑयल का कीमत यदि मान लो कुछ भी हो 200 हो, इस बार 210 हो जाता है या 220 हो जाता है, तो उसको तो दो तरीके से कम कर सकती है। पहला कि अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी में कुछ सुधार लेके आए। डोमेस्टिक पॉलिसी में हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ा दे, तो इससे कम हो जाएगा प्राइसेस। या इंपोर्ट कर दे, वो ट्रेड जब इंपोर्ट कर रहे हैं हम, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर दे, इंपोर्ट को बढ़ा दे, तो इससे भी हम जो प्राइस शॉक है उसको कम किया जा सकता है। अब राइटर ये बताते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। ग्लोबल फूड प्राइसेस यदि इंक्रीज हो रहा है तो इसके रिपरकर्शन क्या हो सकते हैं, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इसके अफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। तो उसमें पहला इन्होंने ये बोला है कि फूड का शॉर्टेज हो जाएगा। ऑब्वियसली शॉर्टेज हो जाएगा ना। यदि मान लीजिए कि आप कोई भी सामान, ये पेन जो है वो खरीद रहे हैं 10 रुपए में, और इसका दाम 20 रुपए हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि लोग कम खरीदेंगे। तो फूड शॉर्टेज हो जाता है जब फूड का दाम बढ़ता है। तो ट्रेड का डिस्ट्रप्शन होता है, जितना इंपोर्ट आप कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ राइज इन हंगर लिखता है, मतलब भूखमरी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, राइज इन पॉवर्टी आप कह सकते हैं। डिप्लेशन इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आप लोगों को पता है कि हमारे पास डॉलर होता है, और हम डॉलर में कोई चीज खरीदते हैं जब इंपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज में भी डिप्लेशन हो जाता है। फिस्कल पॉलिसी पे काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, स्ट्रेन आ जाता है फिस्कल पॉलिसी पे। और इसके साथ साथ सोशल अनरेस्ट की कंडीशन आती है। पीस जो है, शांति जो है वो भंग होती है। श्रीलंका इज द क्लासिकल एग्जांपल। वहां पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, पुलिस वाले, मतलब दंगा होते रहता है, पुलिस पुलिस को आना पड़ता है। तो ये सब इसके इम्पैक्ट हैं। जो प्राइस यदि बढ़ गया फूड आइटम्स का तो क्या हो सकता है। अब राइटर ये रीजन बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है, फूड प्राइसेस क्यों बढ़ता है। फूड प्राइसेस ऐसा नहीं है कि, मतलब राइटर ये बताते हैं कि फूड प्राइसेस ऐसा नहीं है कि किसी एक कॉज की वजह से ही बढ़ता है। बहुत सारे रीजन हैं, कुछ बड़े रीजन है, कुछ छोटे रीजन हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने कुछ डेटा बताया है कि फूड प्राइसेस कैसे बढ़ा था। सबसे पहला जो फूड शॉक आया था वो 1973 से 76 में आया था, ऐसा राइटर बताते हैं। लेकिन 76 से 2002 तक हमने बहुत बहुत ज्यादा कम किया, फूड प्राइसेस को बहुत ज्यादा कम किया। और सेकेंड टाइम जब फूड का दाम बढ़ा था वो 2008 से लेके 2011 के बीच में बढ़ा था। 2008 से बढ़ना चालू हुआ था, 2011 तक आते आते काफी पीक पे पहुंच गया था। उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, और काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था यूपीए की गवर्नमेंट को। 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो फूड प्राइसेस को, लिखा है राइटर ने, कि थोड़ा कम हुआ। और 2015 से लेके 2019 के बीच में काफी ज्यादा कांस्टेंट रहा। लेकिन 2020 के तीसरे क्वार्टर तक आते आते फूड का प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गया। फिर दोबारा इन्होंने लिखा है। तो इसके रीजंस क्या हैं, रीजंस के बारे में इन्होंने ये लिखा है कि सबसे बड़ा रीजन तो 2020 वाले की बात कर रहे हैं, जो तीसरे क्वार्टर से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसमें पहला रीजन इन्होंने ये लिखा है कि कोविड-19 आया, और कोविड-19 की वजह से फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी कम हो गया। इसके साथ साथ रसिया यूक्रेन का जो वार है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा वीट वही दोनों कंट्री एक्सपोर्ट करते थे। मतलब हम इंपोर्ट करते थे, वहां हम तो नहीं करते हैं वीट का इंपोर्ट, हमारे यहाँ बहुत होता है, लेकिन वहां पे बाकी, वहां से बाकी जगह पे जाता है। तो ये दो सबसे बड़े रीजन है, एक तो कोविड-19 और दूसरा रसिया यूक्रेन का वॉर। लेकिन इसके साथ साथ कुछ छोटे रीजन्स भी हैं। छोटे रीजन्स में इन्होंने पहला लिखा है कि फूड का डाइवर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है। फूड का डाइवर्जन होने का मतलब ये है कि अब जैसे वेजिटेबल ऑयल से उसका डाइवर्जन है बायोफ्यूल्स की तरफ कर रहा है। मतलब कि वेजिटेबल ऑयल जो है वो बायोफ्यूल्स को बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है।
और उसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जहां पे 2003 में बायोडीजल सिर्फ 1%, मतलब एक जो वेजिटेबल ऑयल था उसको सिर्फ 1% यूज किया जाता था बायोडीजल को बनाने में, वही 2011 आते आते 11% हो गया और 2021 आते आते 15% हो गया। तो इतना ज्यादा डाइवर्ट करिएगा आप वेजिटेबल ऑयल को, तो खाने के लिए कहाँ से बचेगा? आप बायोडीजल ही बनाते रहिए फिर उसी से। तो इसी वजह से भी फूड प्राइसेस का दाम बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जब भी क्रूड ऑयल का दाम बढ़ता है तो बायोडीजल बनाने के लिए बहुत ज्यादा वेजिटेबल ऑयल की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से भी फूड, इसका एक एग्जांपल और दिया राइटर ने कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है बहुत रैपिडली, आप लोग देख रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज की वजह से पेरिस क्लाइमेट में इंडिया ने भी ये एग्रीमेंट किया है कि 30 से 40% रिन्यूएबल सोर्सेज से वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इसके लिए भी बायोडीजल की जरूरत पड़ेगी या बायोफ्यूल्स की जरूरत पड़ेगी या इथेनॉल की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब चीजों की वजह से भी हम बहुत ज्यादा डाइवर्जन कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट रीजन राइटर ये बताते हैं फूड प्राइसेस बढ़ने का कि फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। इन्होंने बोला है कि यूरिया का दाम 2021 में, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर रहा है, कि यूरिया का दाम का दाम 150% बढ़ गया। ये 2021 में इसका दाम था 1000 रुपए और 2022 अप्रैल में हो गया है 3000 से भी ज्यादा, मतलब 150% के आसपास इसमें इंक्रीज हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है इस पे? गवर्नमेंट ये कर सकती है कि इंपोर्ट को इजी कर दो और ज्यादा, मतलब जितना कम है वो इंपोर्ट करके आप मंगा लीजिए, और इसके साथ साथ अपने एक्सपोर्ट पे लगाम लगा दो। एक्सपोर्ट हम कम करेंगे तो हमारी कंट्री में भी में ही रहेगा वो सामान, तो इससे क्या होगा कि हम इजीली उस सामान को खरीद पाएंगे। इंडिया पे हमेशा आरोप लगता है कि इंडिया एक रिलायबल पार्टनर नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। वो खास करके इसलिए लगा रहे हैं कि इंडिया जो है वो वीट का एक्सपोर्ट करता था और अभी वीट की डिमांड ज्यादा है तो इंडिया उतना एक्सपोर्ट कर नहीं रहा। लेकिन इंडिया 2015 और 16 का डेटा देखेंगे तो 0.1 से लेकर 1% वीट का एक्सपोर्ट करता था, अभी भी उतना ही कर रहा है। राइटर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि इंडिया एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि सपोज दैट मैं दूध खरीदता हूँ किसी से, 1 लीटर डेली दूध खरीद रहा हूँ, फिर मुझे अचानक 3 लीटर की जरूरत आ जाती है और उस दूध वाले के पास 1 लीटर ही दूध है, तो 3 लीटर यदि मुझे नहीं दे रहा है तो मैं कहूंगा कि वो रिलायबल पार्टनर नहीं है, तो ये गलत बात। इंडिया जो अपना एक्सपोर्ट करता था वो तो रखा है एज इट इज, 0.1 से 1% तक एक्सपोर्ट करता था, उतना कर रहा। अब इससे ज्यादा इससे डिमांड की जाएगी तो ये नहीं करेगा, और ये नहीं करेगा इसलिए आप उसको रिलायबल पार्टनर नहीं कह रहे होते, तो गलत बात है। 1% भी नहीं करता तब आप कोई इस पे आरोप लगा सकते थे, लेकिन कर तो रहा है। लास्ट में राइटर ये बताते हैं कि देखो इंडिया की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, बफर स्टॉक की जो पॉलिसी है इंडिया की वो बहुत अच्छा है। बफर स्टॉक में आप लोगों को पता है 9th क्लास के इकोनॉमिक्स में पढ़ाया था कि हम स्टोर करके रखते हैं चीजों को, और जब भी कभी ऐसा क्राइसिस आता है तो उस समय हम उस चीज को रिलीज कर देते हैं। तो ये एक अच्छा है, लेकिन राइटर लास्ट में ये बताते हैं कि ग्लोबल शॉक्स इससे तो हम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था 1970 में, और 1973 से 76 तक जो भी ग्लोबल फूड प्राइसेस बढ़ा उसको हमने बहुत अच्छे से हैंडल किया ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किए हैं। बट आज के डेट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं। तो सजेशन में लास्ट में राइटर यही बोलते हैं कि हमको इसी तरीके की कोई टेक्नोलॉजी डिवाइस करनी चाहिए। इसमें और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि न्यू टेक्नोलॉजी आए, न्यू इनोवेशन आए, और हम ग्लोबल फूड प्राइसेस जो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उसको टैकल कर सकें अपनी कंट्री में। और खास करके जो डाइवर्जन ऑफ फ्यूल्स हो रहा है, डाइवर्जन ऑफ फूड आइटम्स हो रहा है, कि आप वेजिटेबल ऑयल्स को बायोडीजल बनाने के लिए कर रहे हैं, उसको रिकंसीडर करने की जरूरत है। जो फर्टाइल लैंड है उस पर आप कुछ और इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसको रिकंसीडर करने की जरूरत है। तो तभी जाके हम इस क्राइसिस को हैंडल कर पाएंगे। आर्टिकल यहीं पे खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।